मैं जितेंद्र गहलोत आदर्श विद्या मंदिर विद्यालय उच्च माध्यमिक बालोतरा कक्षा 10वीं अध्याय 4 प्रतिरक्षा एवं रक्त समूह भाग 3 प्रतिजन एवं प्रतिरक्षी। प्रतिरक्षी मानव शरीर में पाए जाने वाले वे भाग होते हैं जो बीमारियों से लड़कर शरीर को सुरक्षा प्रदान करते हैं। ये शरीर की सुरक्षा हेतु अत्यंत आवश्यक होते हैं और इन सभी का निर्माण प्लाज्मा कोशिकाओं द्वारा निर्मित गामा ग्लोबिन प्रोटीन के कारण होता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि मानव में बनने वाले प्रतिरक्षी प्रोटीन के कारण बनते हैं, जो प्रोटीन के रक्त तथा अन्य तरल पदार्थों में पाया जाता है। अर्थात प्रोटीन है वो मानव शरीर के रक्त और अन्य तरल पदार्थों में भी पाया जाता है। प्रतिरक्षी प्रतिजन को पहचानना तथा उसको निष्प्रभावी करने हेतु प्रतिजन से क्रिया करते हैं और प्रतिरक्षी का वह भाग जो प्रतिजन से क्रिया करने में सहायक होता है ये पैराटॉप कहलाता है। प्रतिरक्षी का आकार अंग्रेजी के वाई अक्षर के समान होता है। अर्थात यदि प्रतिरक्षी की संरचना को समझने जाएंगे तो ये अंग्रेजी के वाई अक्षर का भाग दिखाई देगा। ये 4 संरचनात्मक इकाइयाँ हैं, यानी 4 छोटे छोटे भागों से मिलकर बना होता है, जिनमें 2 भारी व 2 हल्की, अर्थात 2 भारी व बड़ी श्रृंखलाएँ तो 2 हल्की व छोटी श्रृंखलाएँ होती है। एक भारी व एक हल्की श्रृंखला मिलकर हैचल द्विलक का निर्माण करती है। ये दोनों ही द्विलक मिलकर एक प्रतिरक्षी को बनाने का कार्य करती है। यदि अपन ध्यान से देखें तो इस प्रकार यहाँ पर ये 2 भारी श्रृंखला हैं, यहाँ पर एक और एक 2 श्रृंखलाएँ और 2 ये दोनों मिलकर एक भारी श्रृंखला का निर्माण करती है, इसलिए इसे भारी श्रृंखला के नाम से जाना जाता है। वहीं यह श्रृंखला आप यदि देख सकते हैं तो ये हल्की श्रृंखला हैं, छोटी श्रृंखला हैं। यहाँ पे ध्यान से देखें तो यहाँ लिखा हुआ है हल्की श्रृंखला, तो ये छोटी छोटी हल्की श्रृंखलाएँ होती है और ये हल्की श्रृंखलाएँ 220 अमीनो अम्ल से मिलकर बनी होती है। वहीं मध्य की ये भारी श्रृंखलाएँ 440 अमीनो अम्ल से मिलकर बनी होती है। इस प्रकार ये छोटी और बड़ी श्रृंखलाएँ मिलकर हैचल द्विलक संरचना का निर्माण करती है। ये दोनों ही द्विलक मिलकर एक प्रतिरक्षी का निर्माण करते हैं। दूसरे शब्दों में आप ये भी कह सकते हैं कि एक प्रतिरक्षी अणु 2 समरूपी अर्धांशों से मिलकर बना होता है। अर्थात प्रत्येक प्रतिरक्षी का निर्माण 2 समान रूप से भागों से मिलकर बना होता है और ये दोनों अर्धांश यानी दोनों आधे आधे भाग आपस में मिलकर आपस में डाइसल्फाइड यानी सल्फर के द्विबंधों द्वारा आपस में जुड़े होते हैं, जिनमें प्रत्येक एक हल्की व एक H व एक L यानी एक भारी व एक हल्की श्रृंखला पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं से मिलकर बनी है और हर अर्धांश में पाई जाने वाली ये हल्की तथा भारी श्रृंखला डाइसल्फाइड बंध से जुड़ी हुई रहती है। इनमें प्रत्येक भारी श्रृंखला का निर्माण 440 अमीनो अम्ल से हुआ है, तो वहीं प्रत्येक हल्की श्रृंखला का निर्माण 220 अमीनो अम्ल से हुआ है। भारी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं की बात की जाए तो उनमें कार्बोहाइड्रेट श्रृंखला जुड़ी होती है, अर्थात COOH अंश की तरफ जो होता है। वहीं प्रत्येक भारी व हल्की श्रृंखला को 2 भागों में बांटा गया। एक अस्थिर भाग, यह भाग प्रतिजन से क्रिया करते समय श्रृंखला के NH2 अंश की तरफ होता है और ये सामान्यतः प्रतिजन के शरीर में प्रवेश करने पर गति नहीं करता है, इसलिए अस्थिर भाग है। अस्थिर यानी स्थिर नहीं रहता, गति करता है। वहीं स्थिर भाग, यह भाग श्रृंखला की COOH अंश की तरफ होता है तथा ये प्रतिजन की उपस्थिति पर भी स्थिर रहता है, ये अपने स्थान में गति नहीं करता है। यदि आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो इस चित्र में आपको इस प्रकार की विशेष श्रृंखलाओं में जो ऊपरी भाग है NH2 की तरफ है, यहाँ पर इसमें ये U आकार का जो ये भाग दे रखा है, ये बीच में जो जगह है ये खांचे इसलिए बने होते हैं कि जब कोई प्रतिरक्षी शरीर में प्रवेश करता है तो इन छोटे छोटे भागों में प्रतिजन इसके अंदर समाहित हो जाता है और यह अस्थिर भाग, ऊपरी जो अस्थिर भाग है, यह इसको क्या कर देता है, इसके अंदर लॉक कर देता है, प्रतिजन को इसके अंदर बांध देता है, जिससे प्रतिजन आगे गति नहीं कर सकता। और इस प्रकार जब ये इसके अंदर बंद हो जाता है तो इसके ऊपर बी लसिका कोशिकाएँ घिराव करती है और वे प्लाज्मा का निर्माण कर इसके खिलाफ प्रतिरक्षी का निर्माण करती है और यानी विशेष प्रतिरक्षी का निर्माण करती है। ये सभी
बंध जो हल्की व भारी श्रृंखला हैं, यहाँ पर भी डाइसल्फाइड बंध द्वारा जुड़ी होती है। ये भी भाग डाइसल्फाइड बंध द्वारा जुड़ा होता है। यहाँ पर भी डाइसल्फाइड बंध यानी प्रत्येक हल्की व भारी श्रृंखला आपस में डाइसल्फाइड बंध द्वारा जुड़ी होती है। किसी भी प्रतिरक्षी का ऊपरी भाग जहाँ पर प्रतिजन शरीर में प्रवेश करता है, मतलब प्रतिरक्षी के भाग में प्रवेश करता है, जहाँ उसे नष्ट किया जाता है, उसे प्रतिजन क्रिया स्थल के नाम से जाना जाता है। और इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि डाइसल्फाइड बंध द्वारा जुड़ा होता है। NH2 अंश यानी ऊपरी भाग NH2 की तरफ जो भाग पाया जाता है वह अस्थिर भाग है, अर्थात प्रतिजन की उपस्थिति के कारण ये अपनी गतिशीलता बढ़ा देता है, अपनी गति करता है। वहीं निचला भाग CWH कार्बोहाइड्रेट भाग प्रतिजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति के स्तर पर भी गतिशील नहीं होता, ये स्थिर रहता है। अधिकतर प्रतिरक्षियों के बाह्य स्वरूप में दोनों भुजाओं के उद्गम स्थल लचीले होते हैं, जिन्हें कब्जे तथा हिंज कहा जाता है। इसका ये मध्य भाग प्रतिरक्षी के स्थान पर आने पर ये दोनों ही भाग, यहाँ पर जॉइंट और यहाँ पर जॉइंट, ये कब्जे तथा हिंज कहलाते हैं, क्योंकि ये एक लचीले होते हैं, अर्थात प्रतिजन की आकृति के अनुसार ये ऊपरी भाग गति कर सकता है और इन दोनों के मध्य में ये जॉइंट के रूप में कार्य करता है। जैसे कि दरवाज़ा जो होता है वह भी एक लोहे की कड़ी, जिसे भी अपन कब्जे ही कहते हैं, उसके द्वारा जुड़ा होता है। उसी प्रकार ये इसको गति के लिए आवश्यक होता है, ये इसे गति करने में सहायक होता है। लचीले होने के कारण हिंज प्रतिरक्षी के अस्थिर भाग को प्रतिजन के छोटे बड़े अणु समाहित कर सकता है और उसे अभिक्रिया करने में मदद करता है। अर्थात उसका आकार छोटे होने के कारण या बड़े होने पर, जैसे प्रतिजन छोटा है या बड़ा है, उस प्रतिजन के आकार के कारण ये अपने आकार को छोटा या बड़ा कर सकता है, ताकि ये लचीला है और यहाँ से लचीला होने के कारण ये उसके आकार को छोटे और बड़े करने में मदद कर सकता है। प्रतिरक्षी सामान्यतः 5 प्रकार के होते हैं। इन प्रतिरक्षियों में पहला है IgA। ये एक द्विलक संरचना है, जैसा कि आपने पढ़ा था कि छोटे छोटे भागों से जो निर्मित होती है, जैसे लक, जैसे एक लक, द्विलक, बहुलक। एक लक यानी एक संरचना द्वारा निर्मित, द्विलक यानी दो भागों के समूह से निर्मित। तो इस प्रकार Ig एक द्विलक संरचना है, वहीं IgM एक पंचलकी संरचना है। अन्य सभी जो प्रतिरक्षी होते हैं वे एक लक या मोनोमोरिक अर्थात एक ही संरचना द्वारा निर्मित होते हैं। जिसमें बात करें IgG देह की प्रमुख सहवनीय प्रतिरक्षी है। सहवनीय से तात्पर्य होता है कि शरीर के एक भाग में को छन कर उसके दूसरे भाग में प्रवेश कर सकता है, उसके अंदर जा सकता है। तो IgG देह की प्रमुख सहवनीय प्रतिरक्षी है जो रक्त तथा अन्य द्रवों में पाया जाता है। Ig केवल एक मात्र ऐसा प्रतिरक्षी है, यानी जब माँ के पेट में जब बच्चा गर्भ में होता है तो गर्भ में उस बच्चे को भोजन जिस एक नली द्वारा प्राप्त होता है, जिससे एक जॉइंट नली द्वारा प्राप्त होता है, उसे आंवल कहा जाता है। और IgG प्रतिरक्षी उस आंवल को पार कर बच्चे के भ्रूण तक यानी पेट में पलने वाले बच्चे तक पहुंच जाता है। तो IgG एक मात्र ऐसा प्रतिरक्षी है जो आंवल को पार कर भ्रूण तक पहुंचता है, अर्थात बच्चे तक पहुंचता है। और जितने भी प्रकार के सीरम यानी बाहर से लगाए जाने वाले जो इंजेक्शन होते हैं, उनमें IgG की मात्रा सर्वाधिक होती है, सबसे अधिक होती है। IgM किसी भी प्रतिजन से अभिक्रिया करने पर बनने वाला सबसे पहला प्रतिरक्षी होता है। यानी जैसे ही कोई प्रतिजन शरीर में प्रवेश करेगा तो उसे लड़ने हेतु जो प्रतिरक्षी का निर्माण होगा वो सबसे पहला प्रतिरक्षी IgM होगा। IgG का उत्पादन IgM के बाद में होता है, अर्थात IgA माँ के दूध में पाया जाने वाला पहला प्रतिरक्षी है। ये नवजात शिशु की प्रतिरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। IgE प्रतिरक्षी प्राथमिक रूप से बेसोफिल तथा मास्ट कोशिकाओं पर क्रिया करता है। IgE प्रतिरक्षी प्राथमिक यानी स्वतंत्र रूप से यदि पहली बात में करें तो बेसोफिल तथा मास्ट कोशिकाओं पर क्रिया करता है, अर्थात वे कोशिकाएं जो शरीर में एलर्जी, प्रत्युजा आदि की क्रियाओं पर हिस्सा करता है, उसे लड़ने का कार्य करते हैं। इसका मुख्य कार्य अब है रक्त एवं तरल संयोजी उत्तक। रक्त एक तरल जीवित उत्तक है जो गाढ़ा, चिपचिपा व लाल रंग का होता है। रक्त मानव शरीर को जोड़ने का कार्य करता है, क्योंकि रक्त शरीर के सभी भागों में संचरण कर सकता है।
तथा रक्त वाहिनियों में प्रवाहित होता है। ये प्लाज्मा निर्जीव तरल माध्यम तथा रक्त कणिकाओं यानी जीवित कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। प्लाज्मा आंतों से अवशोषित पोषक तत्वों को शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाने तथा विभिन्न अंगों से हानिकारक पदार्थों का उत्सर्जन कर अंगों तक लाने का भी कार्य करता है। प्लाज्मा में 3 प्रकार की रक्त कणिकाएँ होती है, जिनमें मुख्य रूप से लाल रक्त कणिकाएँ, श्वेत रक्त कणिकाएँ और बिंबाणु सम्मिलित होते हैं। लाल रक्त कणिकाओं का मुख्य कार्य गैसों का परिवहन करना होता है अर्थात गैसों का विनिमयकरण करना है, अर्थात नाक में जब श्वास प्रवेश करती है उसके शरीर में ऑक्सीजन के प्रवेश से लेकर उसे शरीर के सभी भागों तक पहुंचाकर वहां से कार्बन डाइऑक्साइड को पुनः लेकर शरीर से मुक्त कराने तक का कार्य आरबीसी के साथ संपन्न होता है। श्वेत रक्त कणिकाएँ शरीर में रोगाणुओं से सुरक्षा करती है अर्थात रोगाणु से लड़ने का कार्य करती है। वहीं बिंबाणु यदि रक्त वाहिनियों की सुरक्षा तथा रक्त स्राव में रोकने में मदद करती है। यदि किसी घटनावश किसी की रक्त वाहिनी में कोई छेद हो जाता है या वह व्यक्ति चोटिल हो जाता है तो उस स्थिति में उस रक्त के स्राव को रोकने हेतु रक्त की कमी नहीं हो, इसलिए रक्त का थक्का बनाने का कार्य, रक्त को वहाँ पर एकत्रित कर उसका थक्का बनाने का कार्य रक्त बिंबाणु द्वारा किया जाता है। जैसे कि आप एक चित्र के अनुसार यहाँ देख सकते हैं, इस नली के अंदर लाल रक्त कणिकाएँ छोटे छोटे भागों में दे रखी है। लाल रक्त कोशिकाएँ, रक्त बिंबाणु आदि इसमें उपस्थित हैं। सर्वप्रथम वैज्ञानिक कार्ल लैंडस्टीन ने 1901 में रक्त को विभिन्न समूहों में वर्गीकृत किया, अर्थात उन्होंने रक्त को छोटे छोटे भागों में वर्गीकरण का कार्य किया। उन्होंने बताया कि रक्त की लाल रक्त कणिकाओं की सतह पर पाए जाने वाले विभिन्न प्रतिजनों की उपस्थिति व अनुपस्थिति के आधार पर प्रतिजन पर वर्गीकृत कर विभिन्न समूहों में बांटा जा सकता है। अर्थात उन्होंने कहा कि रक्त को कई छोटे छोटे भागों में विभाजित किया जा सकता है, क्योंकि जब पुराने समय में एक इंसान का रक्त दूसरे इंसान को रक्त को चढ़ाया जाता था तो कुछ स्थितियों में वह रक्त सफल आदान करता था, तो लेकिन कुछ स्थितियों में उस व्यक्ति की मौत हो जाती थी। तो इस चीज़ को समझने के लिए इसके ऊपर निरंतर प्रयोग होते हुए रहे और उस निरंतर प्रयोग से निष्कर्ष सामने आया कि प्रत्येक व्यक्ति के शरीर में रक्त में भी रक्त कणिकाओं की सतह पर प्रतिजन पाए जाते हैं जो उसके आदान और उसके लिए ज़रूरत का रूप से कार्य करते हैं। अतः इनकी उपस्थिति व अनुपस्थिति के आधार पर इन्हें बांटा गया। ये प्रतिजन प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ग्लाइकोलिपिड और प्रतिजन एक ही विकल्पी या संबंधित जिन से उत्पन्न होते हैं और वंशानुगत रूप से माता व पिता दोनों से ही बच्चों को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार रक्त व रक्त के समूह, इसका अगला भाग एबीओ समूहीकरण हम अगले भाग में अध्ययन करेंगे। आज का गृह कार्य पैराटॉप किसे कहते हैं, कब्जे एवं हिंज किसे कहा जाता है, प्रतिरक्षी की संरचना को समझाइए, माँ के दूध में पाए जाने वाले प्रतिरक्षी का नाम लिखिए। धन्यवाद।